अच्छा बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मुझे बताएं कि प्रोबेबिलिटी आपने पढ़ी हुई है, प्रोबेबिलिटी के बारे में आप सब जानते हैं। प्रोबेबिलिटी, पहली बात तो ये है कि प्रोबेबिलिटी को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, और प्रोबेबिलिटी जो है चांस को कहते हैं। प्रोबेबिलिटी क्या है? चांस। किस बात का कितने परसेंट चांस है, या क्या लाइकलीहुड है। और प्रोबेबिलिटी आपको पता है 1 और 0 के बीच में होती है। और जब प्रोबेबिलिटी जो है 0 हो, तो इसे कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट। और प्रोबेबिलिटी वन हो तो क्या कहते हैं? इनएविटेबल कहते हैं इसे। हाँ। तो मेरे ख्याल मती। हम्म। से इतना अच्छा नहीं हुआ था पेपर से। अच्छा जी। और आपको पता है कि प्रोबेबिलिटीज जो हैं, जो 0.7, 0.8, 0.9, ये हाई प्रोबेबिलिटीज होती हैं। इसका मतलब होता है कि हाई चांस ऑफ अकरिंग। और 0.1, 0.2, 0.3, ये लो प्रोबेबिलिटीज होती हैं। जिस चीज की प्रोबेबिलिटी 0.1, 0.2, 0.3 हो, वो इतनी अच्छी नहीं होती। 0.4, 0.5, 0.6 मिडल वाली प्रोबेबिलिटीज कहलाती हैं। अच्छा जी। जब आप ये कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी 60% चांस ऑफ अकरिंग, किसी चीज के बारे में आप कहते हैं कि उसके अकर होने का चांस 60% है, उसकी प्रोबेबिलिटी 60/100 होती है, या 0.6 होती है। ठीक है। और प्रोबेबिलिटीज जो है एंड जो है प्रोबेबिलिटीज जो है एंड करने से, एक मिनट, आप जब व्हेन यू मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटीज दे डिक्रीज, व्हेन यू मल्टीप्लाई द प्रोबेबिलिटीज दे डिक्रीज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। व्हेन यू मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटीज, वो डिक्रीज करती हैं। मिसाल के तौर पे प्रोबेबिलिटी 0.6 है और कोई प्रोबेबिलिटी 0.8 है, तो आप जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये डिक्रीज करती हैं। तो when you they decrease, probability decreases when you multiply they decrease। ओके। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं, एनीथिंग कनेक्टेड विद एंड, अगर आप कहें, मेरी बात सुने कि मिसाल के तौर पे फर्ज करें, मैं इसको इस तरह से समझाता हूं कि फर्ज करें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार पासिंग, probability of red car passing on the road in next 10 minutes is 0.2। probability of red car passing on the road in next 10 minutes, वो 0.2 है। तो ये चीज कहलाएगी P1, इसको आप PR कह लें आप इसको। और probability of blue car passing on the road in next 10 minutes
is 0.1। इसको आप पी बी से रिप्रेजेंट कर। अब फर्ज करें कि मैं इस तरह से कहता हूं कि फर्ज करें कि मेरा एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट का नाम कह लें अल्ताफ। एक स्टूडेंट है उसका नाम है अल्ताफ, और एक और स्टूडेंट है उसका नाम है बाबर। मैं अल्ताफ को कहता हूं आई विल गिव यू ₹1000 इफ यू सी a red car or a blue car on the road in next 10 minutes। और उसके बाद बाबर को मैं कहता हूं that I will give you ₹1000 if you see a red car, if you see a red car and a blue car on the road in next 10 minutes। अब आप मुझे बताएं कि इसमें से किसके का प्राइस जीतने की प्रोबेबिलिटी किसकी ज्यादा है? सर हम्म, अल्ताफ की ज्यादा है। क्यों भला? क्योंकि सर ऐड अल्ताफ होगी। के मामले में इवेंट्स और से कनेक्ट हुए हुए हैं, और बाबर के मामले में इवेंट्स एंड से कनेक्ट हुए हुए हैं। तो जो ऑरिंग होती है ना बेटा, ऑरिंग और या ऑरिंग, ये जॉब को इजी करती है। ऑरिंग जॉब को क्या करती है बेटा? इजी करती है। और जो एंडिंग है वो जॉब को डिफिकल्ट करती है। बेटा एंडिंग जॉब को, ऑरिंग जॉब को इजी करती है, एंडिंग जॉब को डिफिकल्ट करती है। इसका मतलब है कि अल्ताफ जो है उसका जो काम है और अल्ताफ का जो मामला है, उसके लिए प्रोबेबिलिटी बड़े आराम से कैलकुलेट होगी। P1 + P2 प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार। अल्ताफ के लिए प्रोबेबिलिटी ये होगी कि उसने प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार और जो है ना प्लस में कन्वर्ट होगा, या प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू कार। उसके 1000 पे जीतने की प्रोबेबिलिटी जो है, वो उसके 1000 पे जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.3 होगी। उसके केस में मैं इन दोनों प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर दूंगा। ऑरिंग जॉब को इजी करती, और एंडिंग जो है बाबर के केस में जॉब डिफिकल्ट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू कार ये मल्टीप्लाई होंगी आपस में। 0.2 इंटू 0.1 0.02 हो जाएंगे। तो बेटा इस तरीके से अब आपको समझ आ गया कि जो एंड है और उर्दू का जो और है, और इंटरसेक्शन सेट नोटेशन में और मल्टीप्लिकेशन प्रोबेबिलिटी में ये इक्विवेलेंट, और इंग्लिश का और उर्दू का या और यूनियन सेट नोटेशन में और प्रोबेबिलिटी में प्लस, ये इक्विवेलेंट। मुझे बताएं इसमें कोई मसला तो नहीं है? हेलो जी, नहीं सर। नहीं सर, कोई मसला नहीं। आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 6 की तरफ आ जाते हैं। पॉइंट नंबर 6 में ये है कि हमें ये तो चले पता चल गया प्रोबेबिलिटी वगैरह के एंड और क्या करते हैं, ठीक है कि नहीं। जनरली जो एंड है वो किसी जॉब के सब जॉब्स के कंपोनेंट्स को कनेक्ट करने में एंड इस्तेमाल होता है। जॉब के किसी भी जॉब के कंपोनेंट्स में यहां एंड इस्तेमाल होता है, और जॉब की उसी जॉब को टोटली रिकंसिडर करने में और इस्तेमाल होता है।
ये देखिए कैसे, मैं इसकी मिसाल देता हूँ। फर्ज करें कि एक बंदा, उसने अपना हाई स्कूल कंप्लीट करना है। उसका हाई स्कूल जो कंप्लीट हो सकता है वो इस तरह से हो सकता है कि वो ओ लेवल करे एंड ए लेवल करे। तो आप देखिए कि हाई स्कूल कंप्लीट करने में ओ लेवल और ए लेवल जो है वो दो, ये ओ लेवल एक सब जॉब था और ए लेवल भी एक सब जॉब था, और वो दोनों एंड से कनेक्ट हो रहे थे। और जब आपने बीच में और लगाया तो और से सारी बात ही बदल गई, और अब वो होगा कि वो ओ लेवल एंड एफएससी भी कर सकता है, और वो मैट्रिक एंड एफएससी भी कर सकता है, और वो मैट्रिक एंड ए लेवल भी कर सकता है। अब आपको समझ में आ गई कि और कहाँ आ रहा है और एंड कहाँ आ रहा है। एंड एक ग्रैंड जॉब के जो कंपोनेंट्स जॉब होते हैं उनके बीच में आता है, और आता है जब आप उस जॉब को टोटली रिकंसिडर करते हैं। आपको एंडिंग और ऑरिंग समझ आ गई कि नहीं आई? हेलो जी बेटा। जी सर। ठीक, आगे चलते हैं और इसको लेकर अब हम अपना मामला खत्म करते हैं आगे। कि एंड और कहाँ आगे। ठीक है, अब 7वां पॉइंट देखें। हम कहते हैं जी कि अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस। ठीक है, ट्वाइस लिस्ट ऑल पॉसिबल आउटकम्स। सर इसमें हम वो ट्री डायग्राम बना लेंगे, इसमें हम्म सारे आ जाएंगे। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, टेल एंड टेल यूं, और टेल एंड हेड, और हेड एंड टेल, और हेड एंड हेड। तो इसमें देखें एंड कहाँ आ रहा है और कहाँ आ रहा है। अब टी टी करके ऐसे लिखा हो, टी एच ऐसे लिखा हो, एच टी एच एच, तो ये बात अंडरस्टूड है कि इनके बीच में एंड है और कॉमा और है। इनके बीच में एंड है और कॉमा और है। तो इसी तरीके से जब इसी बात को ट्री डायग्राम में देखेंगे, ये हेड आया, ये फिर टेल, और फिर ये हेड आया यहाँ, और फिर ये टेल, ये हेड है और ये टेल। इसमें यहाँ बीच में और है, और यहां से इस तरफ ये एंड है, यहां से ऐसे एंड है, यहाँ और है बीच में, और यहां से यूं आगे एंड से कनेक्ट हो रहे, ये दोनों एंड से कनेक्ट। हेड एंड टेल, हेड एंड हेड, टेल एंड हेड, टेल एंड टेल। अब आप देखिए इन सारों की प्रोबेबिलिटीज को देखें जरा आप। अब ये देखें, ये टेल, ये हेड, टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2, हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2, ये टेल, ये हेड, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, ये टेल, ये हेड, ये यूं। अब टेल टेल है, तो टेल एंड टेल तो मल्टीप्लाई होंगे यूं, तो 1/4 हो जाएगा। इसका मतलब है यहां से यूं मल्टीप्लीकेशन है, और टेल एंड हेड यहां पर भी बेटा मल्टीप्लीकेशन है, 1/4, और यहां पर भी मल्टीप्लीकेशन है हेड एंड टेल में, 1/4, और हेड एंड हेड में भी मल्टीप्लीकेशन है, 1/4।
इस तरीके से इनमें चीजों में ये मल्टीप्लाई होती है। और अब आप देखें कि अगर वो कहे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, that I get one head, कॉइन दो दफा टॉस हुआ, तो वन हेड इस तरह से आएगा कि हेड एंड टेल और टेल एंड हेड। ये 1/2, मैंने कहा था यहाँ बीच में मल्टीप्लाई है, एंड है और प्लस में होगा, यहाँ बीच में मल्टीप्लाई है, तो 1/4 प्लस 1/4 1/2। और अगर मैं कहूँ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आई गेट एट लीस्ट वन हेड, एट लीस्ट वन हेड, तो ये इस तरह से होगा, हेड एंड टेल और टेल एंड हेड और हेड एंड हेड। तो ये आपको पता है 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 3/4। और अगर कहे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आई गेट एट मोस्ट वन हेड, तो फिर क्या होगा, एट मोस्ट वन हेड होगा टेल एंड टेल और टेल एंड हेड और हेड एंड टेल। ये 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 इज 3/4। आपको एंड सर और का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं जी? सर जो आपने ये टेल और टेल लिखा है, ये हेड और हेड नहीं होना चाहिए? नहीं, एट मोस्ट वन हेड में टेल एंड टेल आएगा। अच्छा सर, ठीक है। ठीक है, ठीक है बेटा। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब आ जाए कुछ बातें हैं जिनको हम जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं। उनमें बेटा है इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं बेटा? हाँ जी, इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं बेटा कि टू इवेंट्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स to be independent events if occurrence of one does not influence the occurrence of other। और फिर उनकी जो कंबाइंड प्रोबेबिलिटी है, उनकी जो ए एंड बी, यानी ए भी हो बी भी हो, इट्स सिंपली इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये वो शर्त पूरी करते हैं।
अच्छा, इसकी एग्जाम्पल क्या है वो मैं बताता हूँ आपको। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं जी कि सेकंड आउटकम ऑफ अ टॉस, सेकंड आउटकम ऑफ सेकंड टॉस, सॉरी, आउटकम of second toss is independent of outcome of first toss। ठीक है यार, ये बात समझ में आई। आउटकम ऑफ सेकंड टॉस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द आउटकम ऑफ द फर्स्ट टॉस। इसका मतलब ये है कि सिक्के के अंदर जान नहीं होती, सिक्के को नहीं पता होता कि पहले मैंने अगर हेड पे आया हूं, अब दूसरी दफा भी मैंने हेड दिखाना है या नहीं दिखाना। अब आप देखें कि फर्ज करें जो हेड इन द फर्स्ट टॉस एंड हेड इन द सेकंड टॉस, ये आपको पता है, आप इसको एच एच से रिप्रेजेंट करते हैं। और आप देख लें कि आप फर्स्ट टॉस की आउटकम 1/2 को सिंपली सेकंड टॉस की आउटकम से मल्टीप्लाई करते हैं, जस्ट टू गेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेड्स कमिंग। सर एक क्वेश्चन मुझे है बताएं इसमें। जी जी जी। सर। वो कुछ क्वेश्चंस होते हैं ना जिसमें होता है विदाउट रिप्लेसमेंट। तो अच्छा, सर आपने बड़ा प्यारी बात मैं बताता हूँ। ये देखिए, आपकी बात मैं समझ गया, आ रहा हूँ उस तरफ। बेटा इसी तरह से आउटकम ऑफ आउटकम ऑफ से के सेकंड रोलिंग ऑफ द डाइस, अगर एक दफा लूडो आपने रोल कर दी उसका एक आउटकम आया, दोबारा लूडो रोल कर दिया उसका जो सेकंड दफा आपने रोल किया लूडो को, उसका जो आउटकम है वो फर्स्ट रोलिंग के आउटकम से इंडिपेंडेंट है। ये एक और एग्जांपल होगी। अब मैं उस तरफ आता हूँ जो आप बात कर रहे हैं। फर्ज करें कि ये एक बैग है, इसमें 6 रेड बॉल्स हैं और 4 ब्लू बॉल्स। अच्छा, अगर तो आप, वो कहता है बॉल इज ड्रॉन, इट्स कलर इज नोटेड एंड देन इट इज रिप्लेस्ड, यानी आपने एक बॉल निकाला, इसमें से इस बात की प्रोबेबिलिटी कि वो रेड हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी कि वो रेड हो वो 6/10। आपने एक और बॉल निकाला, इस बात की प्रोबेबिलिटी कि वो ब्लू हो वो 4/10। और अगर आपने बॉल वापस रख दी है, अगर वो बॉल वापस रख दी है, तो सेकंड आउटकम दोबारा रेड की, सेकंड आउटकम में रेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 6/10। और सेकंड आउटकम में ब्लू की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 4/10। और इस सूरत में जो सेकंड आउटकम है वो इंडिपेंडेंट ऑफ फर्स्ट आउटकम। अगर आप बॉल निकालते हैं बैग में से, उसका कलर नोट करते हैं और उसे वापस बैग में रख देते हैं, तो रेड की प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग विल ऑलवेज स्टे कांस्टेंट। कि आपने एक रेड निकाला, देखा, वापस रख दिया, दोबारा रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी वही रहेगी। तीसरी दफा भी दोबारा निकाल के देख के वापस रख दिया तो तीसरी दफा प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड भी वही रहेगी। इस सूरत में सेकंड आउटकम विल स्टे इंडिपेंडेंट ऑफ द आउटकम ऑफ द फर्स्ट। लेकिन अगर आप इस तरह नहीं करते, आप एक बॉल निकाल लेते हैं, तो फर्ज करें रेड निकल गया, तो रेड के निकलने के बाद बैग का स्टेटस बदल जाएगा। अब अगर एक रेड उसमें से निकल चुका है, अब बॉल का स्टेटस है 5 रेड और 4 ब्लू। अब दोबारा रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी जो है वो चेंज हो जाएगी और ब्लू के भी चेंज हो जाएगी। पहली दफा अगर रेड निकला है तो पहली दफा रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी 6/10। मगर दोबारा रेड, और आपने बॉल अगर वापस रिप्लेस नहीं किया, बॉल निकाल के कहीं और रख दिया है और बैग इस हालत में छोड़ दिया, तो अब रेड के निकलने की प्रोबेबिलिटी 5/9 होगी और ब्लू के निकलने की प्रोबेबिलिटी 4/9। और इसी तरीके से ब्लू इधर इस तरफ, पहले हाथ ब्लू के निकलने की प्रोबेबिलिटी 4/10 थी। और फिर जब अगर पहली दफा ब्लू निकला है, तो पीछे जो बैग में होगा वहां 6 रेड होंगे और 3 ब्लू होंगे। तो दोबारा अब रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी होगी 6/9 और ब्लू निकलने की प्रोबेबिलिटी होगी 3/9। इसका मतलब ये है कि जनाब, इसका मतलब ये है कि रेड और रेड मतलब जब आप बैग में से बॉल निकालते हैं और उसका कलर नोट किए बगैर उसको कलर नोट करके वापस नहीं रखते, तो फिर सेकंड आउटकम इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ द फर्स्ट आउटकम। दैट मींस इफ balls are drawn from the bag
their color is noted, and then they are replaced. Then probability of drawing any color shall stay constant. If balls are drawn from the bag, their color is noted and they're replaced in the and second outcome will be independent of the first outcome. And third outcome will be independent of the second. And fourth outcome will be independent of the third. सर ये आप और विदाउट रिप्लेसमेंट की बात कर रहे हैं? हाँ हाँ बिल्कुल. And if the balls are drawn from the bag, their colors are noted and they are not replaced. Again, if they are not replaced, then the probability of drawing any color shall not stay constant. And second outcome will be dependent on the outcome of first. ठीक है कि नहीं? And third outcome will be dependent on the outcome of the second. And fourth outcome will be dependent on the outcome of the third. सर ये जो आपने पर्पल में लिखा है वो विद रिप्लेसमेंट है ना, मतलब हमने वापस रख दिया है? जी जी बिल्कुल, वो पर्पल में जी बिल्कुल, उसको मैं कलर कर देता हूँ चेंज उसको. ठीक है. ये ले, जो सारा कुछ कह लें ग्रीन है, ठीक है कि नहीं? और फिर ऑरेंज में आप समझे कि मैंने उसका वाइस वर्सा लिखा है. ठीक है. ओके सर. अच्छा जी, अब आगे चलते हैं और अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं. एक रूल है जो कहते हैं जी कि क्या कहते हैं, सिलेबस में नहीं है लेकिन इसके बावजूद उसे मेंशन करना जरूरी होता है. उसके बगैर काम नहीं चलता. बेशक उसका कोई भी क्वेश्चन आए लेकिन उसे एक दफा फॉर्मली मेंशन करना जरूरी है. ये है जी बेटा वेन डायग्राम. ये क्या है? ये वेन डायग्राम. ठीक है कि नहीं है? ये देखें. अच्छा, अब ये चीज देखें कि इसमें ये जो है ना, ये अरिथमेटिक के स्टूडेंट्स और ये बायो के. वैसे मतलब अरिथमेटिक को आप समझे बायो मैथमेटिक्स, अरिथमेटिक को समझे मैथ, लेकिन मैंने उसको सिर्फ उसका नाम ए देने के लिए उसको अरिथमेटिक कह रहा हूं. उसको उसका नाम क्या? ए. अरिथमेटिक और बायो के स्टूडेंट्स. फर्ज करें एक स्कूल है, उसमें बच्चे लॉन में बैठे हुए हैं. उसमें 34 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बल्कि 37 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो प्योरली सिर्फ अरिथमेटिक पढ़ते हैं, यानी मैथ पढ़ते हैं. और 13 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अरिथमेटिक और बायो पढ़ते हैं. और 16 ऐसे हैं जो सिर्फ बायो पढ़ते हैं. और 34 हैं जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स, जो ना अरिथमेटिक पढ़ते हैं ना बायो पढ़ते हैं. वो सारे वो क्या कहते हैं, वो साइकोलॉजी या इस तरह के सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं. अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो 100 है. आप मैथ की क्लास में चले जाएं तो उसमें प्रोबेबिलिटी के, बल्कि नहीं, आप लॉन से किसी बच्चे को पिक करें. लॉन में सारे बैठे हुए हैं 100 के 100. लॉन से एक बच्चे को उठाएं
इस बात की प्रोबेबिलिटी कि वो अरिथमेटिक पढ़ता है, तो वो होगा 37 + 13 ओवर 37 + 13 + 16 + 34, ये बराबर होगा 50/100 के। अच्छा, अब प्रोबेबिलिटी क्या, आप फर्ज करें किसी बच्चे को पिक करते हैं और इस बात की प्रोबेबिलिटी कि वो बायो पढ़ता है, वो होगा 13 + 16 ओवर 37 + 13 + 16 + 34, तो वो ये होगी। ये अब फर्ज करें कि एक स्टूडेंट जो है, आपने पिक किया इस बात की प्रोबेबिलिटी कि वो मैथ भी लेता हो और बायो भी पढ़ता हो, अरिथमेटिक और बायो, तो वो होगा जी 13/100। और इस बात की प्रोबेबिलिटी ये है जी अरिथमेटिक एंड ये इंटरसेक्शन एंड के मानों में आ बायो, और फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी कि अरिथमेटिक और बायो लेता हो, यानी या बेशक मैथ पढ़ता हो या बायो पढ़ता हो, ये और के मानों में आता है। पर प्रोबेबिलिटी ऑफ अरिथमेटिक प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बायो, क्या ये काफी है इस तरह कर देना बेटा? हेलो, ये जो मैंने निकाली है प्रोबेबिलिटीज, ये ठीक निकाली है बेटा कि नहीं? हेलो, नहीं सर, इसमें क्या गलती है? 13 ही माइनस किया आपने। हाँ सही कह रहे, 13 क्यों मुझे माइनस करना था? क्योंकि आपने 2 दफा ऐड किया हुआ है सर। बिल्कुल बिल तो बेटा इसको कहते हैं एडिशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। ऑल दो कि ये आपके सिलेबस में लिखा हुआ है कि इट इज नॉट रिक्वायर्ड, लेकिन इसके बगैर काम भी नहीं चलता। ये आइडिया ना बच्चे के जहन में हो तो बहुत सारे और आइडियाज नहीं उसके जहन में बैठ सकते। मुझे बताएं, यहाँ तक कोई इश्यू तो नहीं है बेटा? हेलो, नो सर। ठीक है, सही है। अच्छा जी, आगे चलते हैं एडिशन रूल के बाद। अब आ जाता है कि आप, अगली चीज आती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अगली चीज क्या है जी? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ये है कि मैं मैथ की क्लास में चला गया, तो ये तो बात तय है कि आई विल जस्ट चूज आउट ऑफ दोज स्टूडेंट्स जो मैथ के हैं सारे। अब मैं उसमें से पूछता हूँ कि जी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट टेक्स बायो गिवन दैट ही टेक्स मैथ? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी that a student takes bio given that he takes mathematics? अब इसका मतलब है कि अब मगर इसकी प्रोबेबिलिटी जो निकलेगी वो होगी 13/13 + 37। डू यू पीपल एग्री विद दिस?
उसमें 16 ऐड नहीं होगा? ना ना ना, क्यों? क्योंकि इसको उसकी नोटेशन ये है, इस तरह से लिखेंगे इसको कि इसका मतलब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू चूज अ बायो स्टूडेंट गिवन दैट ही टेक्स मैथमेटिक्स। इसमें जो ये डिनोमिनेटर में चीज आ रही है b/a, इसका मतलब है कि a कंफर्म है, यू हैव टू चूज आउट ऑफ a। ठीक है सर, समझ आ गई। हाँ, तो ये क्या बनेगा 13/50। इसको आप 13/100 कर दें, नीचे 50/100 कर दें, तो ये बन जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ a। तो ये तो जनाब इसको कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। मुझे बताएं इसमें कोई मसला तो नहीं है? हेलो सर 16 कहाँ गया है? बेटा, जब आपको उसने कहा कि मैं मैथ की क्लास में चला गया, अब मैथ की क्लास में चला गया तो इसका मतलब है अब आपने चूज ही मैथ के स्टूडेंट से करना। बेटा आप मैथ की क्लास में चले गए तो यू हैव टू चूज फ्रॉम द मैथ स्टूडेंट्स। अब आप किसी और जगह तरफ से चूज कर ही नहीं सकते। ठीक हो गया सर। ठीक है, हाँ ये बात है इस तरह से। बेटा मैं अभी इस टॉपिक को यहीं खत्म करता हूँ, मैं इंशाल्लाह ताला कल इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करूंगा और हम फिर प्रोबेबिलिटी को फिर कल खत्म कर देंगे। ठीक है बेटा? जी जी। डिनोमिनेटर में 100 क्यों नहीं आया? जब आप बायो की क्लास मैथ की क्लास में चले गए हैं, आप सिर्फ उन 50 बच्चों में से चुन रहे हैं जो मैथ पढ़ते हैं, आपका सैंपल स्पेस रिड्यूस हो गया। हेलो, ठीक मैं है बेटा सर। कल जब लेक्चर शुरू करूंगा मैं इसी पॉइंट को दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है? ठीक हो गया ठीक सर। है, यहाँ पर मैं खत्म करता थैंक यू सर, अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़ सर। हाफिज। हूँ।